नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार के कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 7,43,00,000 के आसपास है। यही वोटर बिहार का चुनावी राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। चुनाव आयोग ने साल 2025 के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होंगे। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इस प्रश्न का जवाब 14 नवंबर को मिलेगा। याद रखिएगा, 14 नवंबर का दिन कांग्रेस के इतिहास के सबसे प्रभावी नेता जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। हिंदुत्व और सेकुलर राजनीति की पाखंडी दुनिया में ऐसे दिनों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जो 5 बहुत मोटी बातें हैं जो बिहार की चुनावी रायशुमारी की हवाओं में बहती रहती हैं, लगातार जिस पर लोग बातचीत करते रहते हैं, उसी विषय पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहली मोटी बात कि तेजस्वी आगे रहेंगे या नीतीश। केवल सीटों की संख्या के लिहाज से बात की जाए तो तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच निश्चित तौर पर तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश की जनता दल यूनाइटेड पर भारी दिखती है। साल 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली थी और बिहार में सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा वोट मिला था, तकरीबन 23%। लोकसभा चुनाव में भी भले ही तेजस्वी की पार्टी को केवल 4 सीट मिला हो, मगर वोट का प्रतिशत 22% था, जो कि बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के मुकाबले सबसे ज्यादा था। जबकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को केवल 43 सीटें मिली थी, जबकि वोट प्रतिशत 15% के आसपास था। साल 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा, मगर उनका वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल से कम रहा। अब तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी कमजोर दिखाई दे रहा है। लोग देख रहे हैं नीतीश पर 20 साल का सरकार विरोधी आवाज है, जबकि तेजस्वी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, नौजवान हैं और सरकार विरोधी आवाज भी नहीं है। लोगों के मन में कौतूहल है कि आखिरकार तेजस्वी यादव शासन प्रशासन कैसे संभालेंगे। इस लिहाज से नीतीश और तेजस्वी की लड़ाई में तेजस्वी निश्चित तौर पर आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात वह है कि न तो नीतीश कुमार की पार्टी ने अब तक अकेले बहुमत का आंकड़ा छुआ है और ना ही तेजस्वी यादव की पार्टी ने। साल 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, मगर सीट केवल 75 हासिल हुई, बहुमत से लगभग 50 सीट पीछे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक तेजस्वी यादव ने बिहार में बहुत जोरदार छवि अपनी बनाने की कोशिश की है, मगर अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है कि उनकी जोरदार छवि इतनी बड़ी अकेले हो गई हो कि उनकी अकेले पार्टी 122 का आंकड़ा पार कर जाए। जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री की है, लाखों महिलाओं के खातों में 10,000 रुपया दिया है, शराब बंदी की है, 10 साल के लिए एजुकेशन लोन फ्री कर दिया है, SC/ST के लिए योजनाएं लागू करवाने वाले विकास मित्रों को टैबलेट दिया है। ऐसी कुछ कदम उन्होंने उठाए हैं जो सही और गलत कुछ भी हो, मगर बिहार जैसे गरीब राज्य में वोट दिलवाने में कुछ ना कुछ तो काम जरूर करते हैं। अब दूसरी मोटी बात पर बात करते हैं कि कांग्रेस और भाजपा अपने गठबंधन को कितना सहयोग दे रहे हैं। कांग्रेस राजद के साथ इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जबकि भाजपा NDA ब्लॉक का। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार के 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और केवल 19 सीटें जीती, जबकि भाजपा ने 110 पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें हासिल की। यानी साल 2020 में नीतीश कुमार की सरकार बनवाने में भाजपा की भूमिका थी और तेजस्वी की सरकार ना बनवाने में कांग्रेस की भूमिका थी। साल 2020 से लेकर अब तक भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती यही रही है कि केंद्र में उनकी सरकार है और नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत चेहरा है। और भाजपा की बिहार में अब तक सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है वह यही है कि भाजपा का बिहार में कोई चेहरा नहीं है। पर्सनालिटी कल्ट की मजबूत दुनिया में भाजपा के पास बिहार में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके बलबूते वो वोट इकट्ठा कर पाए। अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान का साथ ना मिले तो अब भी बिहार में भाजपा केवल ऊंची जाति की पार्टी के तौर पर ही देखी जाती है। जहां तक साल 2020 से लेकर अब तक बिहार में कांग्रेस की राजनीति का सवाल है तो वह जस का तस दिखती है। अब भी वह बिहार में महागठबंधन की कमजोर कड़ी के तौर पर दिखाई देती है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ, मगर उससे क्या वोटों में प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज्यादा वोट आएंगे, ऐसा नहीं दिखाई देता है। और संभव है कि अब की बार कांग्रेस को 2020 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए महागठबंधन की तरफ से। तीसरी मोटी बात है, क्या SIR मुद्दा रहेगा। बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा आवाज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर उठाई गई है। चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन का नाम दिया है।
इस प्रशासनिक कार्रवाई में बहुत ज्यादा खामियां हैं। एसआईआर हो जाने के बाद भी बहुत ज्यादा खामियों की संभावना है। विपक्ष और नागरिक समाज ने इसकी खामियों के प्रति आवाज उठा करके लोकतंत्र को जो कमजोर करने की यह कार्रवाई थी उस पर लगाम लगाने का काम किया है। मगर सत्ता परिवर्तन के लिहाज से एसआईआर की बहुत बड़ी भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए के समर्थक एसआईआर को सही ठहरा रहे हैं तो इंडिया ब्लॉक के समर्थक उसे गलत ठहरा रहे हैं। सबके पास अपने अपने ठोस तर्क है। चौथी मोटी बात कि प्रशांत किशोर का क्या होगा। चुनावी रणनीतिकार और सलाहकार प्रशांत किशोर के साथ अच्छी बात यह है कि उनके ऊपर जमी जमाई पार्टियों की तरह इतिहास के कर्मों का बोझ नहीं है। नीतीश कुमार के साथ 20 साल का सरकार विरोधी आवाज तो है, तो तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव का जंगल राज है, मगर प्रशांत किशोर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह सब पर आरोपों की फायरिंग कर रहे हैं, मगर उनके ऊपर कम आरोप लग रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर वह बिहार की बहुत बड़ी आबादी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस वेवलेंथ तक वह नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर सालों साल का इतिहास लेकर चलने वाली पार्टियां बिहार में पहुंच चुकी हैं। बिहार दिल्ली की तरह छोटा राज्य तो है नहीं। प्रशांत किशोर अपनी अभिव्यक्ति में भले ही यह साबित कर रहे हैं कि वह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से ज्यादा काबिल है, मगर दिक्कत यह है कि चुनाव और उसमें भी बिहार का चुनाव केवल काबिलियत का खेल तो होता नहीं है। प्रशांत किशोर ऊंची जाति से आते हैं और बिहार की जमीन पर अब भी राजनीति की सबसे मजबूत आवाज यही है कि चंद ऊंची जाति के लोगों ने 70% से ज्यादा लोगों पर राज किया है। इसीलिए प्रशांत किशोर को अभी बहुत लंबा चलना है। भले ही वह खुद को पॉलिटिकल पार्टी कहे, मगर अभी भी उनकी पार्टी जनसुराज प्रशांत किशोर की कंपनी की तरह ही दिखाई देती है। उसे पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा ही हासिल करने में अपने आप में बहुत लंबा वक्त लगेगा। लेकिन इस बार की उनकी लड़ाई में सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिहार में एक ऐसा कोना पैदा किया है जहां से देखकर बहुत सारे लोग यह अंदाजा लगा पा रहे हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी जैसे नेता कितने पानी में हैं। पांचवी मोटी बात, क्या बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार मुद्दा है। चुनावी मामलों के जानकार यह कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक के चुनाव में यह मुद्दा रहा है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अर्थव्यवस्था की हालात में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ, तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी जैसे जो सनातन मुद्दे थे वह और भी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और ऐसे मुद्दों की वजह से बहुत बड़ी आबादी की जिंदगी बहुत बदहाली में गुजर रही है। इसीलिए साल 2014 से लेकर अब तक की राजनीति में यह मुद्दे और भी ज्यादा तेज आवाज में गूंज रहे हैं। मगर दिक्कत यह है कि भारतीय चुनावी राजनीति में आज तक कोई भी ऐसी पार्टी स्थापित नहीं हो पाई है जिसके लिए जनता यह कहे कि यह पार्टी गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली पार्टी है। कमोबेश यही हाल बिहार का है। नीतीश कुमार की सरकार के बारे में कहा जाता है कि वह भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए चलाई जा रही सरकार है। कई प्रशासनिक अधिकारियों के सैकड़ों करोड़ों की लूट पिछले कुछ सालों में उजागर हुई है। बिहार से निकलने वाले हिंदी के अखबारों में पिछले 1 साल से हर महीने बिहार के हर इलाके से भ्रष्टाचार की खबरें छपती रहती हैं। पुल का भ्रष्टाचार, सड़क का भ्रष्टाचार, पंचायत भवन में भ्रष्टाचार, पौधा लगाने में भ्रष्टाचार, फसल सहायता में भ्रष्टाचार, खाद बंटवारे में भ्रष्टाचार, कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में भ्रष्टाचार। मतलब बिहार में रायशुमारी स्थापित करने वाली जनता के बीच यह जानकारी है कि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। लेकिन नीतीश कुमार के विपक्ष में बैठी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता तेजस्वी यादव, उनके बारे में जनता के बीच में यह विश्वास नहीं है कि यह पार्टी भ्रष्टाचार दूर कर देगी। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार का बहुत बड़ा धड़ा राष्ट्रीय जनता दल की पूरी पार्टी को विश्वास के निगाहों से नहीं देखता है। यानी भ्रष्टाचार मुद्दा है, मगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट मिले ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यही हाल गरीबी का है। बिहार के 29 जिलों में से केवल पटना को छोड़कर किसी भी जिले की प्रति व्यक्ति आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं है। 29 जिलों में करीब 9 ऐसे जिले हैं जहां प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए आसपास पड़ती है करंट प्राइस पर, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी 5 से 6 हजार रुपए के आसपास। बिहार की 75% आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसकी बिहार की जीडीपी में कुल योगदान 20% के आसपास है। कहने का मतलब यह है कि बिहार की गरीबी को केवल किसी खाता में पैसा डालने वाली योजना से दूर नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं। बिहार में चुनावी राजनीति का समीकरण जिस तरह से काम करता है, उस हिसाब से कई लोग यह कह सकते हैं कि बिहार की साल 2025 में बनने वाली सरकार के प्रमुख खिलाड़ी हैं।
मगर शायद ही कोई गंभीर विश्लेषक यह कहे कि उनके पास बिहार की गरीबी की बीमारी का इलाज है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ 17 महीने मिलकर के सरकार चलाई। उस दौरान तेजस्वी यादव की मीडिया मैनेजमेंट की तरफ से यह कोशिश की गई कि वह बिहार में बेरोजगारी की परेशानी को दूर करने वाले नेता हैं। लेकिन जनवरी 2024 से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अलग अलग हो गए। तब से लेकर अब तक 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और उनकी नौकरियां बांटने वाली छवि तो है, मगर तेजस्वी यादव की नौकरियां बांटने वाली छवि आरजेडी के समर्थकों के बीच में है जो प्रचार करते हैं। क्योंकि नौकरियां बांटने वाले तेजस्वी यादव के मीडिया मैनेजमेंट को नीतीश कुमार की मीडिया मैनेजमेंट ने टक्कर दी है, कड़ी टक्कर दी है। तेजस्वी यादव नौकरी देने की अपनी संख्या गिनवाते हैं, नीतीश कुमार अपनी संख्या गिनवाते हैं। यह है बिहार की वह 5 मोटी बातें जो बिहार की चुनावी राजनीति में हमेशा चर्चा में रहती हैं। और अंत में यही बात समझिए कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार सबसे गहरी परेशानियां हैं। मगर जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं, उनके पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है कि वो इन परेशानियों को दूर कर पाए।